क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोग स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं, पीएचडी बनते भी हैं। और ये बात भारत को टॉप 5 कंट्रीज में से एक बनाता है जो सबसे ज्यादा पीएचडीज प्रोड्यूस करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको सच में पीएचडी करने का बस इच्छा है कि आप में सच में वो ड्रीम या एम्बिशन है कि आप पीएचडी कर सकते हैं। हम हमेशा पीएचडी को फुल टाइम या पार्ट टाइम ऐसे कैटेगराइज करते हैं, पर हमेशा पीएचडी 2 ही तरह का नहीं होता है। आपके सिचुएशन के हिसाब से 5 से भी ज़्यादा तरह के पीएचडीज होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो भी बात करने वाली हूँ। अगर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है और क्या आप बिना नेट एग्जाम क्लियर करे एडमिशन ले पाते हैं कि नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया तो पूरा प्रोसेस क्या है, क्या आपको करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, पहले क्या होगा, बीच में क्या होगा, बाद में क्या होगा, और कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है कि नहीं, मैं कुछ कारण बताऊंगी आपको, जिससे आपको पता चलेगा और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो पहली बात है रिसर्च कैसे करें। अगर आपको पीएचडी नहीं भी करनी है, आप किसी और फील्ड में भी चले जाते हैं, तो भी एक अगर टॉपिक दिया गया है तो उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो बिना अपना दिमाग फ्राई किए उसको कैसे डील करना है, ये पीएचडी काफी सिखाता है। ऑल्सो आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। अगर आप पीएचडी ना भी करें, आप किसी भी फील्ड में हो, आपने जो काम किया है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिखना कैसे है, उसको कैसे पब्लिश करना है, कौन से जर्नल्स, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी इसलिए भी करते हैं क्योंकि उस टाइम उनको जॉब नहीं मिलती है इजीली, तो पीएचडी के लिए कभी कभार एडमिशन हो जाता है। और पीएचडी अभी के हिसाब से, अभी के नॉर्म्स के हिसाब से अच्छा पेमेंट दे देता है। जैसे अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले तो 37,000 पर मंथ ये, और आपको एचआरए मिलेगी डिपेंडिंग ऑन आप कौन से फेलोशिप पे हो। अगर आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करते हो तो भी अगर एचआरए ना भी मिले तो 37,000 पर मंथ तो मिलते ही हैं। और एक बात है जिसके लिए स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, उसका मतलब है कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हो। पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री इन आवर कंट्री। सो अगर आप पीएचडी करें तो उस फील्ड में हमेशा आपको उच्च दर्जा मिलेगा। और अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो पीएचडी को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू मास्टर्स। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा जिस कैंडिडेट ने पीएचडी किया है वही अपनी काबिलियत में हमेशा अच्छा होता है, पर अगर मैं इंटरव्यूअर, जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसके दिमाग से मैं अगर सोचूं तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा पीएचडी जिसने किया है उसी को लेने का रहेगा। और पीएचडी आपको अच्छे एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में उनका भी इंटरेक्शन कराता है। मैंने ऐसे कई टीचिंग फैकल्टी को देखा है जो पीएचडी नहीं करना चाहते, वो भी एक अच्छी बात है। पर हमेशा अगर आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में भी रहो या आप कंपनी में भी जॉब करो तो भी कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि आपको रिसर्च में कुछ पब्लिकेशंस, कुछ काम दिखाना होता है। अगर आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में हो तो भी, तो पीएचडी उसके लिए आपको अच्छे से तैयार करता है। आपने हमेशा पीएचडी को फुल टाइम या पार्ट टाइम ऐसा सुना होगा। अब इस वीडियो में मैं 5 तरह के अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगी। पहले तो जो भी आपने सुना है फुल टाइम पीएचडी, जो मैं भी कर रही हूँ, मैं बिट से पीएचडी कर रही हूँ 5th ईयर। ये पीएचडी जो है वो फुल ऑन, मतलब उसमें कोर्स वर्क होता है, उसमें सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब आपको कैंपस में रहना पड़ेगा। इसका मतलब आप कैंपस से बाहर भी रह सकते हैं, पर आपको पीएचडी खत्म करने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कुछ भी है वो कैंपस से ही होगा।
ओके आप फील्ड ट्रिप वगैरह उसके लिए बाहर जा सकते हैं, पर जो कुछ रेगुलेशन होगा वो अंदर ही होगा। दूसरी जो है वो है पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी मतलब ये वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं, वो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको प्रमोशन के लिए पीएचडी चाहिए, ना कि फुल टाइम पीएचडी। तो इससे मतलब नहीं होता है कि फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, राइट। तो इसमें आपको कैंपस में बार बार आने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कंपनी जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सकते हैं और आप रिजल्ट्स मेल कर सकते हैं सुपरवाइजर को। तो आपको फिजिकली कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कभी भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, वो सिर्फ फुल टाइम पीएचडी के लिए मिलता है। ये उनको ऑलरेडी पता है कि आप जॉब कहीं पे कर रहे हो और उससे आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको पैसों की उतनी जरूरत नहीं है जैसे बाकी स्टूडेंट्स की है। तो ये बात आप एक बार ध्यान रखें। तीसरा टाइप का पीएचडी है इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब मास्टर्स और पीएचडी ये दोनों को कंबाइन किया जाता है और उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी। व्हाट डज इट मीन? अगर आपको से सपोज मास्टर्स के लिए 2 साल लगेंगे, पीएचडी के लिए ऑन एन एवरेज जो फंडिंग मिलती है वो 5 साल के लिए मिलती है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो 1-2 साल थोड़े घट जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में पीएचडी जल्दी होने के ज्यादा चांसेस है, उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। वो यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है और आपके पास अगर फेलोशिप है या ना है उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस पीएचडी या ऑनलाइन पीएचडी ये भी एक तरीका है जहाँ पे जो फुल टाइम पीएचडी है वो उसी हिसाब से होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि आपके लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं। इसमें और पार्ट टाइम में थोड़ा सा फर्क है। ऐसा आपको लग सकता है कि पार्ट टाइम और डिस्टेंस पीएचडी एक ही है। एक फर्क है जो कि पार्ट टाइम में कोर्स वर्क हमेशा से रहता है, ऐसा नहीं है। ऐसा अज्यूम किया जाता है पार्ट टाइम में कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो। पर डिस्टेंस पीएचडी में सब कुछ फुल टाइम पीएचडी की तरह ही होता है, बस फर्क ये होता है कि जो कोर्स वर्क है, जो कुछ भी है वो ऑनलाइन में लिया जाता है। ओके इसके लिए इसको ऑनलाइन पीएचडी भी कहते हैं। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी मतलब अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और वहीं से पीएचडी करना चाहते हो या आपको इंडस्ट्री स्पॉन्सर चाहिए, तो आप जहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है आपकी पीएचडी। जैसे हम लोगों को फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को एवरी सेमेस्टर हमको सेमेस्टर फी भरनी पड़ती है, तो वो फी अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी करो तो आपका एम्प्लॉयर जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो भरता है। ओके इसका रीजन ये भी है कि आप ऐसे टॉपिक पे काम करोगे जिससे उस इंडस्ट्री का भी फायदा हो। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कहीं पे जॉब करते हो तो आप पहले फाइंड आउट करो कि ऐसी कुछ स्कीम या ऐसा कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है कि नहीं। बिट्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे एस्पायर स्कीम बोल के कुछ है, तो इससे आपको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। बाकी कंपनीज या इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे उतना नहीं पता। एक वीडियो मैंने इस चैनल पे किया है, प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च। तो ये जो पीएचडी फेलोशिप है वो भी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी फेलोशिप उसी के अंदर आता है, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक डाल दूंगी। अब आपने सोच लिया है जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, शायद मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, तो कौन से ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे? क्या एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए? हम ऐसे इंटरव्यू के बेसिस पे भी पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले मैं ये एक बात बता दूं आपको कि एंट्रेंस टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी। आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ मेरिट, जो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे पीएचडी के लिए एडमिशन कराते हैं। दूसरी बात, अगर आपको एंट्रेंस क्लियर करना है तो यूजीसी और सीएसआईआर ये 2 बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो नेट एग्जाम क्लियर कराते हैं, उससे भी आपको फंडिंग मिल जाएगी। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन
पीएचडी फेलोशिप के बारे में सब कुछ डिटेल दिया है। जैसे आप अगर एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो तो आपको कौन सी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, अगर आपको पीएचडी सोशल साइंसेज में करना है तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में दिया है। तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो भी देख देना। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे के लिंक्स दे दूंगी। ये जो वीडियो बताया है वो मैंने और इससे पहले जो मेंशन किया है वो सारे के लिंक्स मिल जाएंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास CSIR, UGC, नेट, JRF है तो आपको एडमिशन मिलेगी ही पीएचडी के लिए, पर नहीं है तो भी पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगी, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कल व्हाट्सएप पे आया था कि अगर किसी का लेक्चरशिप क्लियर है, ओके, तो क्या पीएचडी के लिए एडमिशन होता है? तो आप अगर टेक्निकली या क्रिटिकली सोचो तो लेक्चरशिप से आपको फंडिंग नहीं मिलती है, ओके, पर लेक्चरशिप है ये अगर आप इंटरव्यू में जो कोई इंटरव्यू कर रहा है वो आपको बोल दो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अंडरस्टूड? जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो नेट या CSIR या UGC ये सब क्यों है? ताकि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिले। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिले इसका मतलब है आपको मंथली सैलरी गवर्नमेंट से आएगी। पर अगर आपका लेक्चरशिप क्लियर है, JRF नहीं है, तो अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि एंट्रेंस एग्जाम करना पड़ेगा तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। पर इंटरव्यू में अगर आप बोलो कि आपका लेक्चरशिप है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। इसलिए अगर आपके पास JRF नहीं है और सिर्फ लेक्चरशिप है तो निराश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पे एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो होके आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा? पहले मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि हमेशा मास्टर्स ही क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। आप बीटेक कंप्लीट करके बैचलर करके भी पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो आप किस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी या रेगुलर पीएचडी में भी आप बीटेक करके एडमिशन ले सकते हो। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से जो भी जिस भी जगह पे आप एडमिशन ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है। एक जनरल गाइडलाइन के तौर पे मैं बता सकती हूँ आपको कि मास्टर्स में आपके 55% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी से हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप इन कैटेगरी में से हो तो ये बेहतर रहेगा कि आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रेडी रखो, ताकि वो जो रिलैक्सेशन है मार्क्स में ऊपर नीचे वो आप क्लेम कर सको। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NOC लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपके जो बॉस है, हेड है, उनसे ये सर्टिफिकेट लेना कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप पीएचडी करो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बिना आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। फुल टाइम पीएचडी में तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नेट, JRF हो, CSIR या UGC या और किसी गवर्निंग बॉडी के, तो ये भी एक एड ऑन जैसा रहेगा। अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। जैसे मैं जहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ, बिट्स की बात करूँ तो वहाँ पे JRF भी चलता है। अगर आपका नेट JRF है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप नेट JRF नहीं हो तो बिट्स का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी क्लियर किया तो चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका मास्टर्स एडमिशन पे एडमिशन नहीं होगा, कोई तो एंट्रेंस एग्जाम, या तो आप नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करो या इंस्टीट्यूट का क्लियर करो, ये बिट्स का है। पर ऐसा सिस्टम सभी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में हो ज़रूरी नहीं है, हर किसी का अपना अलग अलग प्रोसेस है। तो आप हमेशा जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो उसका साइट बुकमार्क करके रखें, ताकि आप डेली उसको विजिट करके चेक कर पाए कि क्या लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। और पीएचडी के एडमिशन्स के रूल्स थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं,
तो मैं इस चैनल पे भी शॉर्ट्स बनाती हूँ जो लेटेस्ट न्यूज़ देगा आपको, कुछ अगर रेगुलेशन चेंज हुआ पीएचडी के बारे में तो। पीएचडी के लिए एडमिशन सब इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसी के पीछे भागते हैं। पर एक बात हम छोड़ देते हैं कि पीएचडी सुपरवाइजर्स जो है वो कैसा होना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, हमेशा क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कब है, इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम कब है, नेट एग्जाम कब है, कितने मार्क्स चाहिए, ये सब। पर हमेशा हम ये भूल जाते हैं कि अगर आप किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लें, पर अगर आपका जो बॉस है, आप जिससे डेली रिपोर्ट करने वाले हो और डेली बात करने वाले हो, वही सही नहीं है, तो इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स, सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे दूसरे देशों के, उनसे भी बात करते रहती हूँ और सभी जगह मैंने यही पाया है कि who your PhD supervisor is of utmost important। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप सोच रहे हो कि एडमिशन लेना है, तो अलग अलग साइंटिस्ट से जाके पर्सनली मिलें, उनसे बात करें। अगर आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते तो आप मेल कर सकते हैं, ये भी चलेगा। अलग अलग प्रोफेसर से बात करें ताकि आपको पता चले कि कौन सा इंसान है वो आपके पर्सनालिटी के लिए ज़्यादा फिट रहेगा आपकी पीएचडी सुपरवाइज करने के लिए। क्योंकि ये जो कोर्स है वो 1-2 साल का तो नहीं है, ये कम से कम 5 साल का है। तो 5 साल आपको उस इंसान को झेलना होगा। मैं झेलना होगा ये शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स यही करते हैं, वो इंस्टीट्यूट और सैलरी के पीछे भागते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके सुपरवाइजर बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको और पीएचडी छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करें अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो। आपने सुपरवाइजर डिसाइड कर लिया, अब यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा आपके हिसाब से। जब मैं पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था ज्योग्राफी। मतलब मैं गोवा से हूँ तो मुझे गोवा में ही पीएचडी करना था, गोवा के बाहर नहीं करना था। तो आपके लिए वो क्राइटेरिया क्या है? क्या आप भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं या आप अब्रॉड पीएचडी करना चाहते हैं? पहले लोकेशन फिल्टर लगाएं, उसके बाद आप बाकी की इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन से फील्ड में है, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिशन वेबसाइट है उस पे आप डेली चेक करें ताकि आपको पता चले कि कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पीएचडी के लिए जो एडमिशन होता है ना, वो साल में 2 बार होता है। सभी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, पर ज्यादातर हमेशा जनवरी या दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मई के हिसाब से आ जाता है। तो इन 2 टाइम में हमेशा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को चेक करते रहें। और मैं तो बोलती हूँ अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है किसी भी इंस्टीट्यूट में तो डेली उसका वेबसाइट चेक करें। मैं भी ऐसे ही करती थी जब मुझे एडमिशन लेना था। तो अब आपने ऑनलाइन एडमिशन वो फिल कर लिया तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर कर ले। अगर आपके पास ऑलरेडी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है या यूजीसी, सीएसआईआर या जो भी एग्रीकल्चर का या आईसीएसएसआर, डजेंट मैटर, सारे फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा अगर सब सही रहा तो। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो वो सही भी रहेगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे हजारों रिसोर्सेस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू अच्छे से दे और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर आपका नेशनल फेलोशिप है तो आपको उस फेलोशिप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह से जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैंने जो अभी भी एक्सप्लेन किया है उससे आपको एडमिशन का प्रोसीजर तो एक्सप्लेन किया, पर पीएचडी करने का प्रोसीजर क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पहले होता है, क्या बीच में होता है, क्या एंड में होता है, इस सब की बात करेंगे। पहले तो एडमिशन होने के बाद आपका कोर्स वर्क चालू होता है। कोर्स वर्क मतलब जैसे हम मास्टर्स में या बैचलर्स में जैसे क्लासेस होते थे वो क्लासेस होते हैं, पर वो ऐसे मतलब
इस रिगरस तरीके से नहीं, मतलब आपका पीएचडी टॉपिक जो भी है उस हिसाब से आपको क्लासेस लगाए जाते हैं। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, कोर्स वर्क हमेशा सभी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, पार्ट टाइम या फुल टाइम सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ओके। पर कुछ इंस्टीट्यूट में इसको कंपलसरी किया जाता है। जैसे कि बिट्स में अगर आप देखो तो आपको 1 साल पूरा कोर्स वर्क करना पड़ता है अगर आप मास्टर्स साइंस में हो। अगर आप एमटेक या और किसी स्ट्रीम से आए हो तो आपको 6 महीने का कोर्स वर्क दिया जाता है, पर थोड़ा तो कोर्स वर्क होता ही है। इसके बाद उस कोर्स वर्क के आधार पे आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसको आप बिट्स में क्वालिफाइंग एग्जाम कहते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में इसको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी कहते हैं। मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके ऊपर एक एग्जाम होगा, वो आपको क्लियर करना है। अगर वो क्लियर नहीं किया तो आपका पीएचडी का एडमिशन कैंसिल होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका कोर्स वर्क का भी क्या ड्यूरेशन है और कैसे होता है वो भी आप चेक कर ले एक बार। आपने क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर किया तो उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं तो रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने इन 5 सालों में क्या क्या करना है वो सब लिखा होता है। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि आप ये काम करोगे। ये प्रेजेंटेशन आपने जो डॉक्यूमेंट में लिखा है उस पे आधारित होता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद आप अपना काम शुरू करते हो। आप अपना काम मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपके करने हैं, अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो लैब में, अगर आपका कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा है तो उस हिसाब से आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडीज को अप्रोच करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तो एडवाइस दूंगी कि डेली प्लान करें ताकि आपको पता चले कि अगले दिन आपको क्या करना है। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 8 दिन बाद हम इस आदमी से मिलेंगे, पर कभी कभी वो इंसान लीव पे चला जाता है, आपकी भी कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर एक स्किल की मैं बात करूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीएचडी में, तो मैं तो यही कहूँगी कि वो प्लानिंग है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जो भी आपका काम है वो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, ताकि अगर कोई इंसान नहीं भी है तो अगर ये काम नहीं हुआ तो आप दूसरा काम फटाक से स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी टाइम वेस्ट ना जाए। फाइनली जो कुछ भी होता है उसको हम डिजर्टेशन बोलते हैं। डिजर्टेशन मतलब जो भी आप थीसिस लिखते हो उस पे, तो आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए या जो भी डेटा कलेक्ट किया उसके ऊपर आपको एक पूरा बुक चैप्टर जैसे लिखना पड़ता है और वो सबमिट करने के बाद पीएचडी कंप्लीट होती है। तो ये सब करते टाइम ये भी सोचना ज़रूरी है कि आपके इंस्टीट्यूट से पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं बिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अगर आपको पीएचडी सबमिट करनी है, थीसिस सबमिट करना है, तो 1 पब्लिकेशन चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए 2 चाहिए। तो अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले भी रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आपको अगर सबमिट करना है तो पब्लिकेशन का रैंक क्या होना चाहिए, उसके क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कितने पब्लिकेशन होने चाहिए, 1, 2, 3, उसमें से बुक चैप्टर कितने होने चाहिए या रिसर्च पेपर कितने होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें तो आपको अच्छा पड़ेगा पूरी प्लानिंग में आपके एक्सपेरिमेंट्स के। हम जब पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो हमेशा हमारे क्वेश्चंस सैलरी कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, उस पे ही रहता है, पर ये प्रोसेस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना अपने, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एडमिशन के बराबर या एंट्रेंस एग्जाम के बराबर। तो इन सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा आ गया होगा इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। अगर उनको आंसर नहीं भी दिया तो मेरे अगले वीडियोस में उनका आंसर तो होता ही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बताना और ये भी बताना कि मेरी हिंदी कैसी है, और अगर आपको फ्यूचर में हिंदीज़ में वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताना। मैं ज़रूर हिंदी में बनाऊंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए बाय।